ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय। ओम ह्रीं नमो तोये सव्वसाहु। ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणंच सव्येसिं पढ़मं हवै मंगलम पढ़मं हवै मंगलम। प्रातः स्मरणीय परम पावन परम आराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की एक विशेष क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर हो रहे हैं। सूरत से डॉक्टर बिमल जी राठी एक अभियान चला रहे हैं, हेल्दी हमेशा फिट इंडिया हिट इंडिया के अंतर्गत बहुत ही नेक कार्य हो रहा है और देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि अलका जी सांखला सूरत, इन्होंने हमें इस अभियान से जोड़ा और हमें भी इस अभियान में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और इसी अभियान के अंतर्गत बूट कैंप आयोजित किए जाते हैं। तो आज हम एक विशेष बूट कैंप लेकर आए हैं, जिसमें हमारे साथ हमारे नागपुर के ही, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज हमारे साथ हमारे नागपुर के ही एक जाने माने अंतरराष्ट्रीय योगाचार्य जुड़े हुए हैं, जो अभी अमेरिका में है। उनका विषय है योग विज्ञान, ध्यान और योग विज्ञान, इससे कैसे हमें फायदा होता है, कैसे बेनिफिट मिलता है। तो ध्यान से जो बेनिफिट हमें मिल सकता है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वस्थता के लिए। देखिए, शरीर में बीमारी आती है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ बीमारियां मानसिक बीमारियां होती है जो शारीरिक बीमारियों से भी ज्यादा भयानक होती है, और कुछ भावनात्मक बीमारियां होती है वो और ज्यादा खतरनाक होती है। क्रोध करना, हिंसा करना, जेलेसी रखना, ये सब भावनात्मक बीमारी है। और इन सब से छुटकारा पाने के लिए योग और ध्यान से अच्छा और कोई माध्यम नहीं है। गुरुदेव तुलसी एक गीत, परीक्षा गीत में एक पद्य है उनका, बहुत ही सुंदर पद्य। मानसिक संतुलन, जागृति और चित्त समाधि, और चित्त समाधि निकट आती दूर जाती, व्याधि आधि उपाधि, व्याधि आधि उपाधि। प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। तो इस पद में गुरुदेव फरमाते हैं कि ध्यान और योग से हमारा मानसिक संतुलन बढ़ता है, जागृति आती है, चित्त की समाधि होती है, और व्याधि आदि उपाधि, व्याधि माने शारीरिक बीमारी
आदि माने मानसिक बीमारी और उपाधि भावनात्मक बीमारी, ये बीमारियां हमसे दूर जाती है। तो योग और ध्यान हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने में किस तरह सहायता करते हैं, इस गीत में गुरुदेव तुलसी ने बहुत सुंदर तरीके से उसकी व्याख्या की है। तो व्याधि आदि उपाधि से हमें छुटकारा पाना है तो हमें ध्यान और योग का ही मार्ग अपनाना पड़ेगा। और इस विषय में और हम अधिक चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जाने माने अंतरराष्ट्रीय योगाचार्य भरत भाई गुप्ता, जो अभी अमेरिका में मैंने बताया, वो जुड़े हुए हैं। और उनको आमंत्रित करने के लिए मैं अब निवेदन करता हूं अलका जी सांखला से। अलका जी कृपया उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। अलका जी सांखला। अंतस्थ विराजित, प्रातः स्मरणीय, विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आज हमने आनंद भाई से सुना भरत भाई के बारे में। भरत भाई केवल भरत भाई नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय योगाचार्य है। और आज हमारा बुट कैंप का हेल्दी हमेशा में फिट इंडिया हिट इंडिया में ऐसे अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो इस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, परंतु समय की मर्यादा में हमें शॉर्ट में बताना पड़ता है। पर मुझे खुद को जब इनका परिचय सुना और देखा तो इतना अच्छा लगा, आश्चर्य लगा। और कुछ बातें जो पुस्तकों में पढ़ती है वो सच्चाई सामने आती है। वैसे ये है भरत भाई गुप्ता, जिनको योगी सत्यानंद के नाम से जाना जाता है। और कार्य में जिनके पवित्रता, व्यवहार में जिनके विनम्रता, प्रवचन और कार्यक्रम में जिनकी आध्यात्मिकता और आचरण में इनकी यौगिकता, ऐसे ये ज्ञान से निष्णात बहुश्रुत भरत भाई। अभी अभी आनंद भाई ने बताया कि ओरिजिनल तो नागपुर के ही है। तो देखिए, अपनी ही व्यक्ति इतनी बड़ी होती है तो अपना मन कितना गौरव से भरता है, प्राउड हो लगता है। तो ऐसे हमारे भरत भाई, जिनके नाम में भी देखो भरत लिखा हुआ है, और भारत का नाम उन्होंने उजागर कैसे किया है। तो आज यूएस में रहते हैं, यूएस में रहते हुए तो वहाँ की लाइफस्टाइल देखेंगे तो उसमें नहीं जाते हुए पूरे योगिक लाइफस्टाइल में गए हैं। और अभी उन्होंने नॉट ओनली यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह अपना ज्ञान बांट रहे हैं। और सुना है उनके पुरस्कार के बारे में भी सुनोगे तो आश्चर्य लगेगा। समय कम है पर थोड़ी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो बताना जरूरी है कि इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोई सामान्य बात नहीं है, सबसे श्रेष्ठ अवार्ड और देश का उच्च ऐसा समाज निस्वार्थ सेवा योगा में करने के लिए मिला जाता है। ऑनलाइन वर्ल्ड योग कंपटीशन में, कप कंपटीशन में, और इंडिविजुअल आसन के कंपटीशन में तो इनको तो गोल्ड मेडल मिला हुआ है। ये कोई खास बात नहीं है। इनको सोशल मीडिया के अवार्ड्स मिले हैं, सेकंड प्राइज इसमें भी मिला है। और उनके देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग भी देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने एक बार पढ़ा हुआ था कि स्वामी रामतीर्थ जापान जा रहे थे तो वो कुछ ना कुछ इतना लिखते रहते थे, क्या कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो जब देखा नहीं जाया तो एक दिन उनको पूछा गया कि भाई आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं भाषा सीख रहा हूँ। देखो, भाषा सीख रहे, तो उस दिन बोले कि कौन सी भाषा। तो चीनी भाषा सबसे कठिन होती है क्योंकि इसमें चित्र पिक्चर वगैरह होते, वो भाषा इजी नहीं है। तो आश्चर्य लगा। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, मतलब इतने उम्र में पढ़ोगे तो कब तक आपको लगेगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे उम्र का हिसाब मैं नहीं रखता, वो भगवान रखेगा, मैं तो बस काम करना जानता हूँ। वैसे ही बिल्कुल ऐसे 71 साल की उम्र में यूएस में योग अध्ययन के साथ अपने पत्नी के साथ, देखो पति पत्नी का साथ होना बड़ी बात है, दोनों पीएचडी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इतना सच्चे मतलब पेशे से इंजीनियर होने के बावजूद 36 साल देश में और 11 साल विदेश में रहने के बाद पत्नी के साथ अनेक संस्थाओं से जुड़ते हुए इन्होंने जो कार्य शुरू किया है उस कार्य के बारे में रियली कहना तो बहुत कठिन है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है शब्द में बताना कठिन होता है। व्यक्तित्व तुम्हारा कण कण में फैला हुआ है, कर्तृत्व तुम्हारा।
तो ऐसे कर्तृत्ववान, ज्ञानवान और योगी व्यक्ति को हमारे साथ जुड़े हुए रहना भी हमारे लिए गौरव की बात है। और आज तो हम इनसे एक सुंदर सी बात सुनने जा रहे हैं, एक सुंदर सी बात योगा के द्वारा। कैसा योगा का उपयोग करें, साइंस क्या है योगा का, इनका अनुभव है, ज्ञान है, और इसके द्वारा हमारे को वो पावन करेंगे। इसी उनके वचनामृत के लिए हम सब बहुत उत्सुक है। तो ऐसे अपने वचनामृत भरत भाई हमें दे तो हम लोग पावन हो जाएंगे। कुछ जीवन बदलने के लिए ऐसे प्रैक्टिकल लोगों को देखने की बहुत जरूरत होती है। बहुत धन्यवाद आनंद जी, ऐसे व्यक्तित्व को हमने जो आपसे हमसे जोड़ा और आज उनका कार्यक्रम रखा है। तो मैं स्वागत करती हूँ सब जितने भी सुनने वाले हैं, उन सबका स्वागत करती हूँ और सस्नेह भरत भाई को आमंत्रित करती हूँ कि भरत भाई आए और आपके जो विचार है उससे हमें लाभान्वित करे। आदरणीय भरत भाई गुप्ता, योगी सत्यानंद जी। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिय मित्र आनंद भाई जी। और मैं आज सचमुच बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि अलका जी जैसे महान व्यक्तित्व ने हमारा इंट्रोडक्शन दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इससे बड़ी मेरे लिए कोई सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो ये है कि डॉक्टर विमल जी के अंडर में, उनके मार्गदर्शन में, जिनकी उनकी दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त है, और उनके मार्गदर्शन में हम सभी लोग बूट कैंप अरेंज करके लोगों को जोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक मोशन चालू है। और मुझे लगता है कि हम लोग का सभी का उद्देश्य रहेगा कि डॉक्टर साहब ने तो 10,000 का ही बोला है, पर मुझे लगता है हम लोग 50,000 के ऊपर तक पहुंच जाएंगे। इसी भरत भाई प्रकार लाख, भरत भाई 1 लाख लोग को जुड़ेंगे। 1 लाख हम लोग इनके बहुत बड़ा बड़ा करेंगे एकदम। 1 लाख यस 1 लाख। यस। चलिए बहुत बहुत मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हम लोग अभी 8:15 बज गए हैं ना, यहाँ पे यूएसए में रात के 8:15 बजे हैं। और मैं चाहता हूँ कि विषय काफी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जब देखेंगे, पहले मैंने कल जो आनंद भाई जी से बात करी थी तो उनको मैंने बताया था कि मैं स्लाइड्स वगैरह नहीं दिखाऊंगा, पर मैंने फिर बाद में विचार किया कि मैं अगर बोलते रहूंगा तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। हो सकता है कि कोई ये कान से सुने, वो कान से निकल जाए। पर इसलिए फिर मैंने अभी अभी फोन करके आनंद भाई जी से परमिशन ली कि मैं स्लाइड्स दिखाने वाला हूँ। स्लाइड्स का इम्पोर्टेंस ये है कि वो आपके दिलो दिमाग में काफी दिनों तक बने रहता है। और दूसरी बात कि जब रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी तो आपका अप टू डेट सब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये यानी मेरे जानकारी के हिसाब से तो इस बार कुछ नया मैं लेके आया हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। और हम लोग जो योग कर रहे हैं, यानी हम लोग जो मेडिटेशन की ओर जा रहे हैं, वो वहां पे पहुंचने के लिए ये जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण रोल करेगी। तो आइए हम चलते हैं। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एटलीस्ट मुझे आप 45 मिनट अपने अमूल्य समय मुझे दीजिए, ताकि मैं मेरे सब्जेक्ट से जस्टिफाई कर सकूं। और आपको वैसे 45 मिनट्स भी बहुत कम है, पर मैं कोशिश करूंगा कि 45 मिनट्स में ये आज का जो मुझे बताना है, मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज आपको शेयर करना है, वो मैं पूरी तरह से आपको मैं दे सकूंगा। तो सभी से निवेदन है कि कृपया करके 45 मिनट तक कहीं पर भी मत जाइए और पूरा ध्यान लगा के सुनिए। इसमें आपका ही आप देखेंगे कि आपका नॉलेज इसमें योग के प्रति, ध्यान के प्रति काफी बढ़ जाएगा। क्योंकि हम बहुत बहुत गहराई में जाने वाले हैं, बहुत साइंटिफिक जाने वाले हैं। मैं कोई मेडिटेशन और ये आसन वगैरह प्राणायाम नहीं कराऊंगा, पर एक साइंटिफिक नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा, जो कि आज की जिंदगी में साइकोसोमेटिक डिजीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग स्लाइड्स के माध्यम से ही शुरुआत करते हैं, नहीं तो फिर ज्यादा फिर समय चले जाएगा। ओके, आशा करता हूं सबको स्लाइड्स दिख रही है। ओके, और मेरी आवाज भी आप सभी लोग को अच्छी तरह से आ रही है। हमारा यहाँ पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी है व्हाट्सएप का। तो जब भी किसको भी अगर कोई ज़रूरत लगती है तो कृपया करके आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो आगे हम चलते हैं। सबसे पहला मेरा जो स्लाइड्स रहेगा वो रहेगा मेरा आज का विषय जो है, हम लोग योग और ध्यान के ब्रॉड विषय तो लिया है, पर मेरा उसमें जो सब टाइटल है, क्या हम सही में योग कर रहे हैं, ये हमको खुद विश्लेषण करना है ना। खुद अपने को चेक करना है कि हम जो जो आपको दिखाएंगे क्या सचमुच हम लोग वैसा कर रहे हैं। अगर सचमुच हम कर रहे हैं तो 100% आपको जो जो योग के बेनिफिट्स हमारे शास्त्रों में लिखे वो आपको मिलेंगे। अगर आप 100% इससे नहीं कर रहे हैं, जितने प्रतिशत भी कर रहे हैं उतने प्रतिशत फिर आपको फायदे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अष्टांग योग का एक स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे एक चार्ट आपको दिखा रहे हैं। तो यम और नियम ये पहले 2 स्टेप है, फिर तीसरा आसन आता है, चौथा प्राणायाम आता है, बाद में प्रत्याहार आता है, बाद में धारणा, बाद में ध्यान और बाद में समाधि। तो ध्यान आप देख रहे हैं कि वो कहां पर है, 7th स्टेप है। आप कोशिश करेंगे कि मैं फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में ना जाऊं, डायरेक्ट 7th स्टेप में जाऊं तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे कि मैं फर्स्ट पहला स्टेप सेकंड स्टेप में नहीं जाऊं और डायरेक्ट थर्ड स्टेप आसन में चले जाओ या प्राणायाम में चले जाओ, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसके पहले हमें यम नियम का पालन करना जरूरी है। आप कोई भी धर्म में जाइए, वहां पे कुछ नियम बने रहते हैं। वैसे ही ये जो योग जो दर्शन है, उसका जो कुछ 5 यम और 5 नियम, इसका पालन करना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति ये यम नियम का पालन करेगा, डेफिनेटली जो भी आसन करेगा उसके जो बेनिफिट्स लिखे उसको 100% मिलना ही है। प्राणायाम करेगा 100% मिलना ही है। और मनुष्य के हाथ में देखिए अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि ने बताया है, समाधि प्राप्त करने के लिए, मोक्ष कैवल्य प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा, 8 स्टेप्स है। तो पहले जो 4 स्टेप है वो मनुष्य के हाथ में है ना, हम लोग के हाथ में। बाकी जो 4 है, जैसे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हम लोग कर नहीं सकते, ये हो जाती है, ये मिल जाती है। जैसे हम लोग एक बीज रोपण किया, उसका वृक्ष तैयार हो गया, है ना। तो वृक्ष तक हमारा संबंध है, उसको रोज पानी देना, खत देना वगैरह, पर जब फल लगते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। वैसे ये जो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये इसके फल है। तो आप यम नियम, आसन, प्राणायाम कितने तल्लीनता से, कितने एकाग्रता से, कितने साइंटिफिक वे से आप करते हैं, उस पर टोटली डिपेंड है। आज मैं आपको किताबी बुक का नॉलेज देने वाला नहीं हूं। मैंने क्या समझा है योग के बारे में और कैसे हम ध्यान लगा सकते हैं, समाधि प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा है। आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी जाते हैं तो बहुत सारे गार्डन्स में हम लोग को बुलाते हैं योग सिखाने वगैरह के लिए, ये संस्था वो संस्था आदि वगैरह सब जगह। पर जबकि हम नागपुर में काफी गार्डन्स में जाते हैं, पर जनरली देखते हैं वहां पे, आपने भी नोटिस किया होगा कि लोग योग तो कर रहे हैं, अर्थात आसन प्राणायाम कर रहे हैं। जब उनका जो सेशन खत्म होता है उसके बाद में बाहर ठेले वाले खड़े रहते हैं, कोई समोसा खा रहा है, कोई पार्टी दे रहा है। क्या आप सोचते हैं कि वो योग है? अरे भाई, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना ही योग का मीनिंग है ना। तो हमारी इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं है। और जब वो आसन करते हैं तो आपको देखकर हंसी आएंगे। आज जब आप ये सब चीजें सुनेंगे आपको हंसी आएंगी कि कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई हंस रहा है और आसन कर रहे हैं। मुझे बताओ, कोई म्यूजिक चालू है, लोगों की आवाज आ रही है, आपको क्या लगता है कि इसमें आसन के फायदे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से तो पूरा हम लोग ऑपोजिट में कर रहे हैं। आसन में तो है स्थिर सुखम आसन, प्रयत्न शैथिल्यन समापतिभ्याम तदा तदा द्वंद्व नभिघात, है ना। तो ये जो है तीनों के बारे में जो बताया है, उससे ये है कि आपको कहीं तो स्थिर होना है एक आसन में काफी देर तक, वो मैं भी आपको बताऊंगा कितने देर है। और फिर वहां पे अपने श्वासों की ओर ध्यान देना है, जहां पे आपको तनाव आ रहा है वहां ध्यान देना है, अपने इष्ट देवता की तरफ ध्यान देना है ना। और आपके श्वास से नॉर्मल रखना है। तो जैसा भी बताया जाता है, योग गुरु जो आपको टीचर्स वगैरह रहते हैं, वो अगर करेंगे तो ही फायदा होगा। वैसे ही प्राणायाम प्राणायाम जब करते हैं लोग, तो बहुत बार देखते हैं कि अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, कोई फायदा नहीं है।
आपको फिजिकल बेनिफिट भी मिलेगा नहीं। लोग बोलते हैं मुझे 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया और मेरी बीमारी जा नहीं रही है। भाई साहब कैसे जाएगी? आपको यम नियम का पालन किया ही नहीं है, आपके इंद्रियों पर कंट्रोल आया ही नहीं है। उसके लिए यम नियम का पालन करना बहुत जरूरी। चलिए आगे ये छोटी सी प्रस्तावना के साथ में आपको आगे लेके चलते हैं। अब यम कौन से हैं? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब मैं सबका डिटेल बताना चाहूंगा तो पौन घंटा यही निकल जाएगा। तो सिर्फ मैं एक यम में से और एक नियम में से बताऊंगा और उसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो अहिंसा, अहिंसा जैसे किताबों में लिखा है और सब लोग को पता है कि भाई ना हमने खुद के द्वारा किसी की हिंसा करना है, ना सपोर्ट करना है, ना मन में लाना है। पर मुझे आप बताइए, क्या हम दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं? है ना? कभी कभी गुस्सा आता तो सोचते हैं बुरा किसी के बारे में, बुरे विचार आते हैं मन में। तो अगर आपके मन में भी गलत विचार आते हैं, आप भले आप वाणी में ना दिखाए उसको, पर मन में भी किसी के प्रति अगर बुरे विचार आते हैं तो वो एक प्रकार की हिंसा हो गई। आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हैं। आपके जो वेव्स है ना, वेव्स, ठीक है, तरंगे, जब भी आप निगेटिव या पॉजिटिव जो भी अगले आदमी के लिए, वो भले कहीं पे भी बैठा हो, आपकी तरंगे वहां तक जाती है। अगर आप उसके निगेटिव सोच रहे हैं तो वो भी आपके बारे में निगेटिव ही सोचेगा, ये याद रखिए। इसलिए किसी के प्रति कभी भी गलत विचार, गंदे विचार कुछ मत लाइए, क्योंकि ये तरंगे जाकर उनको बता देती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि अहिंसा का अर्थ वो होता है कि हमारा मन भी पूरी तरह पवित्र हो। अब हम चलते हैं नियम की ओर, ठीक है। नियम में भी सब नहीं बताऊंगा, सिर्फ शौच के बताऊंगा। जैसे शौच है, हम लोग रोज अपने शरीर का जो स्थूल शरीर जो दिखता है ना, जिसके कारण आप जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये आप बहुत सफाई करते हैं रोज, अलग अलग शैम्पू, साबुन, है ना, और पानी से नहाते हैं, शुद्ध होते हैं। पर कभी आपने सोचा है क्या हम लोग रोज अंदर की सफाई करते हैं, हमारी मन की सफाई करते हैं? है ना, जो योग करते हैं, है ना, जो योग का पालन करते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो ईश्वर की आराधना करते हैं, वो लोग का मन भी रोज का रोज, जैसे हम रोज हमारा मल त्याग करते हैं, है ना, दिन में एक बार सुबह के समय हम मल त्याग करते हैं, वैसे ही हमें जो मन के जो अंदर जो भरा हुआ कचरा, जो दिन भर कचरा आता है अलग अलग माध्यम से, जैसे टीवी के माध्यम से लोगों के साथ बात करते हैं, इसका बुराई, उसकी बुराई, ये बुराई, वो बुराई, सब गंदे विचार वगैरह, और मन में वो अंदर घुस जाते हैं। तो उसको निकालना जरूरी है रोज के रोज। अगर नहीं निकालेंगे तो आपको साइकोसोमैटिक डिजीज कुछ साल के बाद होना ही है ना। तो रोज अगर आप आसन प्राणायाम करते हैं, है ना, तो डेफिनेटली आपका रोज कचरा निकलेगा, यानी आपका शरीर भी साफ रहेगा, आपका मन भी साफ रहेगा। जब शरीर और मन साफ हो गया है तो आपकी प्रतिरोधक शक्ति 100% हो जाती है। तो फिर काहे का, ना कोविड का डर, ना किसी का डर, ना किसी का डर, कोई बीमारी होगी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यम और नियम। अब आगे चलते हैं, अब आसन की ओर। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या आसन करते समय मन इधर उधर भटकता है? हाँ या ना आपको उत्तर देना है, ठीक है। अगर नहीं, अगर भटकता है तो डेफिनेटली आपके यम नियम का पालन आप बरोबर कर नहीं रहे हैं। भले आप पढ़ रहे हैं पर उसका इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में उसको ला नहीं रहे हैं। तो लाने के लिए आप बोलेंगे कैसे लाऊं मैं? तो आप जब आसन प्राणायाम करते हैं ना तो पूरी एकाग्रता से करो। तो यम नियम यानी जो आपकी इंद्रियां है ना, जैसे जिनको कुछ लोग खाने के चटपटे, उनकी जीभ चटपटी होती, ये भी एक इंद्रिया है ना। तो इस पे कंट्रोल हो जाएगा, आपकी आंखें अच्छा देखना चालू करेंगे, आपके कान अच्छा सुनना चालू करेंगे, है ना, सब अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलने लगेंगे। तो ये यम नियम से फायदा मिलेगा। तो ये एक दूसरे के पूरक है। अगर आप यम नियम पालन करना चाहते हैं तो आपका आसन प्राणायाम करना पड़ेगा, आसन प्राणायाम करेंगे तो आपके यम नियम हो गए, एक दूसरे के पूरक है। तो ये चार अपने हाथ में मनुष्य के। तो हम जितना एकाग्रता से रोज, आपको आश्चर्य लगता होगा, मैं यहाँ पर भी रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, इंडिया में तो उठते ही हैं, 3 से 4 घंटे में मैं खुद का अभ्यास करता हूं। आपको आश्चर्य लग रहा होगा सुन के, पर करना जरूरी है। अगर आप करेंगे तो ही आपके वाणी में शक्ति आएंगी।
नहीं तो मैं अगर चाय पीता हूं और आपको बोलूंगा चाय मत पियो तो कभी आप सुनने वाले नहीं है, याद रखिए। तो आपको खुद पहला खुद उसका अनुकरण करना है, बाद में फिर लोग आपका अनुकरण करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपको पूछ रहा हूं, आसन के फाइनल स्टेज में क्या आप वहां रुकते हैं? मैंने देखा है बहुत जगह एक आसन कंप्लीट हुआ, टाइम नहीं है। अब मुझे बताइए, जिसके भरोसे आप पूरी जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, किसके बदौलत? आपका शरीर और मन, और उसके प्रति प्रति ही आप सिंसियर नहीं है। बाकी समय के लिए आपको भरपूर समय है, लोगों से गप्पा गोष्ठी, होटल जाना, टीवी देखना, इधर उधर की चुगलियां करना, फालतू समय बर्बाद करना, पेपर को ज्यादा देर पढ़ना, सब 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 निगेटिव वगैरह, इसके लिए आपके पास समय है। पर इसके लिए क्यों नहीं समय? आप 24 घंटे में से निकालिए ना। मैं तो बोलता भले आप 1 घंटा निकालिए, चालू तो कीजिए, देखो आपको इतना इंटरेस्ट आएगा और इतनी आपको अंदर अंदरूनी शक्तियां, इतनी पॉजिटिव एनर्जी। आज भी भले 71 उम्र हो गई है, पर आज भी हमारा मन बच्चों के समान यानी इतना एनर्जी से भरा हुआ है। मैं अपनी तारीफ करने के लिए आपको नहीं बता रहा हूं योग करने से फायदा क्या हो रहा वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप फाइनल स्टेज में वहां रुकते नहीं है तो इसका मतलब आपका यम नियम, क्योंकि आपकी स्थिरता ही नहीं आई है, आप में पेशेंस ही नहीं आया है, इसका मतलब यम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। फिर आपका जो, आपको पता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना हमारा, तो उसके लिए तो हार्ट एक पंप दिया है भगवान ने। पर ये जो लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, जो प्रतिरोधक शक्ति जिसको बोलते हैं, जिसके द्वारा हम बीमारियों के जो वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, जर्म्स वगैरह, उसके साथ जो लड़ते हैं, उसको हराते हैं, वो शक्ति हमें बढ़ानी है। तो जब तक हमारा लिम्फेटिक सिस्टम इंप्रूव नहीं होगा, तब तक हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ने वाली नहीं है। और ब्लड ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए तो क्या है, हमारे पास पंप है हार्ट नाम का। पर ये लिम्फेटिक सिस्टम जो पूरा नेटवर्क, उसका पूरा नेटवर्क हमारे शरीर में है, जिसका काम है कि जितने जो डेड सेल्स है ना, उसको कलेक्ट करना, जो बैक्टीरिया वायरस उनसे लड़के उनको खत्म करना, ऐसे सब चीजों को लेके और बाहर फेंक देने का, वो उसका काम है। तो उसको अगर आप आसन में एक पर्टिकुलर, मैं आपको बताने वाला हूँ कितनी देर रुकना चाहिए हर एक आसन में। ठीक है, वहां आसन में उतनी देर रुकेंगे तब आपकी लिम्फेटिक सिस्टम वहां पे कार्य करेंगी, वो ऑर्गन का। तो ये बहुत जरूरी है, तो आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारे नागपुर के जो जीप काटे गुरुजी, हमारे गुरुजी वो आदरणीय, वो हरदम बोलते थे ताड़ने, पीड़ने और वाकने। ये बस आसन बोले थे 3 चीजें, अर्थात स्ट्रेचिंग, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। तो ये 3 चीजें, वैसे ही 3 कैटेगरीज आसन के भी है। जैसे कोई मेडिटेटिव आसन, जैसे हम लोग पद्मासन बैठ के, अर्ध पद्मासन में सिद्धासन, ये वगैरह आसन बैठ जाते हैं। रिलैक्सिंग आसन जैसे शवासन हो गया, मकरासन हो गया, शशकांड आसन हो गया। बाकी के बच्चे वो कल्चरल आसन कहलाते हैं, जिसमें बाकी के सब चीजों के हमारी जो रिक्वायरमेंट हमारी बीमारी के हिसाब से उसमें रहती है। तो उसके बाद में चलते हैं कि सिलेक्शन कैसे करना आसन के, है ना। बहुत बार प्रश्न आता है कि कौन सा आसन हमने करना चाहिए। तो आजकल जैसे आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम जो भी बीमारी का कारण है वो वात पित्त कफ है। ओके, तो हमने कौन सा आसन ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए जो हम, अगर हमें वात है ज्यादा तो ऐसे आसन हम ज्यादा करेंगे जिससे हमारा वात कम हो। ओके, अगर आपका तीनों बैलेंस है वात पित्त कफ, तो फिर ऐसे भी आसन है जो तीनों को बैलेंस रखते हैं। अर्थात देखिए इतना सूक्ष्म डिजाइन किया गया है आयुर्वेद और योग के साइंस में कि आपके बीमारी के हिसाब से स्पेशल आसन है। जैसे सूर्य नमस्कार ले लिया, सूर्य नमस्कार इतना पावरफुल है इसलिए दुनिया में सब जगह इसको लोग यूज करते हैं कि इससे तीनों दोष बैलेंस हो जाते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, इससे सभी चक्र यानी शस्त्रार चक्र छोड़कर सभी चक्र बैलेंस हो जाते हैं। कितना अद्भुत है सूर्य नमस्कार।
इसलिए सूर्य नमस्कार करना बहुत जरूरी है, सभी ने करना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा है हमारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। अभी एम के फिटनेस के बैनर में हमारा जो एक सीरीज चल रही है चक्र के बारे में, अगर आप समय निकाल के अगर देखेंगे तो सचमुच आपको पता चलेगा एग्जैक्टली चक्र में क्या क्या है। इतना विज्ञान छुपा हुआ है कि बता नहीं सकते हैं। तो ये अभी आने वाला जो संडे रहेगा, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक वो सेशन रहेगा, और इस बार हृदय चक्र के बारे में बात करने आने वाले वाले हम संडे नहीं सर, 14 तारीख। 14 तारीख का, ठीक है। और इसमें जरूर से आप उसमें सुनिए और अपने सभी लोग को भी बोलिए। और फिर जैसा मैंने पहले बताया कि जो इंडिविजुअल आसन्स है उसको कितना समय रुकने का है वो भी हम आपको बताएंगे। ये सब चीजें भी डिटेल में बताने वाले। फिर सीक्वेंस ऑफ आसन कैसे होना चाहिए, देखते हैं। कोई संस्था एक आसन, ये स्टैंडिंग आसन पहले करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है। मैं आपको लॉजिकली और साइंटिफिक बताऊंगा कि कौन से सीक्वेंस हमारा होना चाहिए, किसके बाद में कौन कौन से करने का। और एज वाइज तो बहुत महत्वपूर्ण उसका पॉइंट है। फिर बाद में है पानी। ओके, अभी चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दोष के हिसाब से बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि स्टैंडिंग पोजीशन के देखिए आसन इतना सारे तो नहीं बता सकूंगा, इसलिए मैंने रेड कलर से मैंने उसको किया है। अभी मेरे को पानी लगा। ओके, तो देखते हैं हम वृक्षासन यानी ट्री पोज। देखिए वात और पित्त में फायदा होता है, वैसे ही उत्कट आसन यानी चेयर पोज है ना, तो उससे पित्त का फायदा होता है। कोणासन आपको पता है ये एंगुलर है ना, वात और पित्त, वात और कफ। तो आप देखेंगे कि अभी जैसे स्टैंडिंग है, मैंने बहुत इसमें अभ्यास करके बहुत डिटेल में लिया है ताकि आप लोग को इसका फायदा हो। अगर मैं वो सिर्फ ये स्लाइड नहीं दिखाता तो शायद आप लोग इतने गंभीरता से इस विषय को लेते नहीं। सिटिंग पोस्चर में देख लीजिए, इसे वज्रासन, उसमें वात पित्त कफ तीनों बैलेंस हो रहा है। तितली आसन जो हम लोग करते हैं वात के लिए बहुत अच्छा है। और फिर उष्ट्रासन करते हैं जो पीछे हम लोग कैमल बैक का है, कफ देखिए है ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं प्रोनासन। प्रोनासन अर्थात छाती के बल लेटना, ठीक है। और सुपाइन यानी स्पाइन के भरोसे लेटना, पीठ के भरोसे लेटना। तो प्रोन यानी छाती के बल लेटना। तो इसमें है देखो मकरासन है ना, जो तीनों दोषों को बैलेंस करता है। भुजंग आसन में देखिए वात और पित्त को बैलेंस करता है। और धनुरासन पित्त और कफ को। तो आप जब आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं तो आयुर्वेद डॉक्टर आपको टेस्ट करता है और बताता है आपको वात है, पित्त है, कफ है या कॉम्बिनेशन में है। तो वो हिसाब से आप उनको भी पूछ सकते हैं, उनको भी उनके जो बीएमएस कोर्स है उसमें आसन के बारे में बताया है कि कौन से दोष को कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कौन से आसन करने का। तो आप उनसे भी ले सकते हैं या हमसे भी चर्चा कर सकते हैं। फिर सुपाइन पोजीशन यानी पीठ के बल। तो इसमें देखिए पीठ के बल में भी नौकासन होती है, आपको पता है ना। मरकट आसन जैसे मंकी पोज है ना, वो 3 प्रकार के हैं। उससे पित्त दोष बैलेंस हो जाता है। चक्रासन में हमारा कफ बैलेंस हो जाता है। फिर इन्वर्टेड पोस्चर यानी सर नीचे और पैर ऊपर। तो उसमें देखिए शवासन में पित्त और कफ बैलेंस हो रहा है, हलासन में कफ बैलेंस हो रहा है, शीर्षासन में भी कफ बैलेंस हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है, इसको जरूर से आप रखिए और लोगों में भी बांटिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन का। अभी हम चक्र के बारे में, कौन से हमारे चक्र है ना, जैसे जो पहले के जो 3 चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, इसको कहा जाता है कि ये शारीरिक के तरफ ज्यादा उसका झुकाव रहता है ना। जैसे मूलाधार तो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना मूलाधार। स्वादिष्ठान है तो प्लेजर सीकिंग है ना, सिर्फ उसको खुशियां चाहिए, कैसे लेना क्या लेना वो सिर्फ खुद का विचार करता है, दूसरे का विचार नहीं करता है। फिर जब मणिपुर में पहुंच जाते हैं तो वहां पे एक हम सोसाइटी डेवलप करते हैं और जिससे मुझे चाहिए, ठीक है, उसकी अपेक्षा हमारी बढ़ जाती है।
देते कुछ नहीं है किसी को, सिर्फ लेना ही जानते हैं मणिपुर तक। पर जब हम अनाहत चक्र, हृदय चक्र चाहते हैं, तो फिर सचमुच जो जिसको हम प्रेम बोलते, प्यार बोलते, वो ये आधुनिक प्यार वाला नहीं बात कर रहा मैं, बिना कुछ अपेक्षा किए हुए सिर्फ देना देना देना, बांटना बांटना, वो जो होता है वो अनाहत चक्र है, वो हृदय चक्र है। और यहीं से हमारी पूरी जर्नी चालू होती है, हमारी आध्यात्मिक जर्नी। श्री गणेश, आप जरूर से 14 तारीख को देखना जरूर से। ओके, तो ये देखिए वृक्षासन में जैसे आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र हमारा डेवलप होता है। गरुड़ासन में देखिए आज्ञा चक्र है, अनाहत चक्र है, मूलाधार चक्र है, तीनों डेवलप हो रहे हैं, है ना। कोणासन में मणिपुर चक्र डेवलप हो रहा है। तो और देखते हैं सिटिंग पोस्चर में सुप्त वज्रासन में देखिए मूल आधार है, मणिपुर है, विशुद्धि चक्र है ना। योग मुद्रा में देखिए बैलेंसिंग ऑफ ऑल चक्रास, इसमें सभी चक्र बैलेंस हो रहे हैं। और फिर अर्ध मत्स्येंद्र देखिए कि यहाँ पे मणिपुर चक्र डेवलप हो रहा है। उसके बाद में प्रोन यानी छाती के बल जो आसन से, उसमें देखिए मकरासन में, यहाँ देखिए ऑल चक्रास यानी सभी चक्र आपके डेवलप हो रहे हैं। भुजंग आसन में भी लगभग सभी चक्र डेवलप हो रहे हैं। धनुरासन में मणिपुर चक्र डेवलप हो रहा है, ठीक है। सुपाइन पोस्चर यानी पीठ के बल देखिए नौकासन में, नौकासन दोनों इसमें रहता है, उसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो मरकट आसन देखिए, इसमें मूलाधार चक्र डेवलप होता है। चक्रासन में मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र डेवलप हो रहा है। इन्वर्टेड पोस्चर यानी सर नीचे पैर ऊपर, तो इसमें देखिए सर्वांगासन में विशुद्धि चक्र हमारा डेवलप हो रहा है। विशुद्धि यानी यहाँ कंठ के पास में है ना। हलासन में विशुद्धि और मणिपुर दोनों। कभी अगले सेशन में जब मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे पहचानने का, आपको सूर्य नमस्कार के द्वारा बताऊंगा कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा चक्र डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो वो मैं 14 तारीख को बताने वाला हूँ। फिर है कि एक्सपेक्टेड टाइम। अब देखिए जैसे हमने सुना, बताया था मुझे आपको कि टाइम का भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे, बहुत बार आप लोग भी आसन कर रहे होंगे, तो क्या आप इतनी देर आसन में रुकते हैं? आप देखेंगे बहुत बहुत कुछ संस्थाएं हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि नाम लेंगे तो फिर दूसरे को बुरा लगता है, पर वहां पे कुछ संस्थाओं में तो बिल्कुल जो ये टाइम लिखा है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों के हिसाब से सब लोग पालन करते हैं। पर कहीं कहीं भी इतना रहता है 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा दिखाने का है कि आपको इतने सारे आसन कराएं, पर वो नहीं देखते कि जब तक आप वहां रुकेंगे नहीं तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम, आपकी प्रतिरोधक शक्ति होगी नहीं, इफेक्टिव होंगी ही नहीं। तो क्यों आपका समय बर्बाद करते हैं? तो आप जरूर से ध्यान रखना, जितना समय वहां दिया है एटलीस्ट उसका आधा तो शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, है ना। एकदम से तो होने वाला नहीं है। पहले 20 सेकेंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड ऐसा कर करके आप वो स्टेज में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग पोस्चर का देख लीजिए आप। फिर बाद में सिटिंग पोस्चर का देख लीजिए, जैसे उष्ट्रासन 2 मिनट, अर्ध मत्स्येंद्र आसन 3 मिनट, गौमुख आसन 5 मिनट, है ना। नागपुर के जनार्दन सेवा मंडल जो है उनका, जनार्दन स्वामी, वो उनका कहना था कि वो गौमुख आसन में ही बैठकर, अर्थात हाथों का पोजीशन नहीं लेते थे, पर जो पैरों का है, जो गौमुख का आकार करते थे, वही उसमें बैठ के उनके सब कार्य करते थे। तो ये गौमुख बहुत फायदेमंद आसन है ना। तो इसको भी जरूर करिए, पूरा बैलेंस करता है ये। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोन पॉस्चर, ठीक है ना। छाती के बल लेट के, तो देखिए आप कितने मिनट, लगभग आप देखेंगे 2 से 3 मिनट लगभग है, तो आप एटलीस्ट वहां तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। और ये इतने समय आप रुकेंगे ना तो ही आपके ऑर्गन्स में बेनिफिट मिलेंगे। होता क्या है देखिए, जैसे अभी आप पश्चिमोत्तासन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, पूरा जो ये पेट का भाग है ना, उसको पूरा आपने कॉम्प्रेस कर दिया, अर्थात उधर स्टार्वेशन हो गया। स्टार्वेशन यानी क्या बोलते हैं, भूखा मारना, वहां ब्लड नहीं पहुंच रहा, पूरा दबा दिया आपने, ठीक है। आप देखिए 102 मिनट अगर आपने दबा के रखा है, तो वहां पे कीटाणु जो इसके भरोसे जिंदे हैं वो भी कमजोर हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। और फिर बाद में जब आप वापस आते हैं तो इतने जोर से रश होता वो ब्लड का
बहुत जोर से हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वो इतने जोर से रश रहता है कि अंदर की जितनी भी कमियां खामियां वगैरह जो है वो सबको फ्लश कर देता है। आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो आर्टरीज वगैरह में चिपका हुआ है वो फ्लश कर देगा। आपके ऑर्गन्स को एक नई शक्ति प्रदान आ जाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा अमाउंट में फ्रेश ब्लड। देखिए उपवास क्यों करते हैं हम लोग? शुद्धि के लिए। वैसे ही आप सोचिए कि हर हर ऑर्गन्स का आप उपवास कर रहे हैं 2 मिनट 3 मिनट, तो उपवास कर रहे हैं और बाद में फिर उसको सात्विक भोजन दे रहे हैं, ना कि वो मिष्ठान भंडार में जाके बाहर की चीजें आके बाद में खाते हैं, वैसा नहीं। आप उसको एकदम सात्विक ब्लड दे रहे हैं ताकि वहां की इम्प्योरिटीज पूरी तरह निकल जाती है और आपका वो ऑर्गन बहुत इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आप जरूर से ये करना। समय पे क्यों ज्यादा समय रुकने का है? तो लोगों को बताने का कि इसके पीछे ये कारण है। फिर इन्वर्टेड पोस्चर, ओके, तो सर्वांगासन 3 मिनट, हलासन, शीर्षासन 3 मिनट, भले 3 मिनट ना हो पर आप शुरुआत तो करो भाई, धीरे धीरे करो, है ना। और ये याद रखना कि हम बता सब रहे हैं, पर आप अपने जो भी गुरु है, योग गुरु है, आयुर्वेद डॉक्टर है, इनके सलाह मशवरा से ही आप ये सब कुछ करना। ठीक है, हाँ मैं तो आपको जनरल अभी बता रहा हूँ, है ना। फिर सीक्वेंस, अब ये सीक्वेंस के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। आप देख रहे होंगे सबसे पहले मैंने सुपाइन पोस्चर बोला है, यानी पीठ के बल लेटकर आपको आसन करना है, उसके बाद में फिर पेट के बल लेट के आसन करना है, फिर सिटिंग करना है, फिर स्टैंडिंग करना है, फिर उल्टा होना है। आपके किसी के ध्यान में आ रहा है कि ये सीक्वेंस क्यों रखा होगा, क्या कारण होगा? होगा तो मुझे जरूर से मैसेज करना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्या कारण है उसके पीछे। जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले कौन सी स्टेज में रहता है? वो पीठ के बल ही रहता है ना, पीठ के बल, है ना। फिर जैसे जैसे थोड़े ज्यादा महीने बीतते जाते हैं फिर वो पलटी लेता है, माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं, है ना, पलटी ले लिया, पलटी ले लिया। फिर क्राउलिंग करता है, फिर घुटने के बल चलने लगता है, फिर बाद में वो सिटिंग पे आ जाता है। देखिए, यानी जो हमारे ईश्वर ने जो मनुष्य को जो हिसाब से डेवलप कर रहा है, वैसे ही हम लोग को भी वो अगर हिसाब से करेंगे हमारे आसन, तो कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा, कभी भी इंजुरी नहीं होगी, कभी भी उसके बैड इफेक्ट नहीं होंगे। फिर सिटिंग, फिर बच्चा सिटिंग करने लगता है, फिर चलने भी लगता है, सिटिंग के पहले बाद में चलने लगता है। फिर बाद में फिर जब वो सीख जाता है तो उसको आप अगर शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन करते हैं तो वो भी करेगा। पर उसके लिए मैं बताऊंगा कि कौन से साल के बाद में वो सब करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये समझ गया। सबसे पहले मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही फॉलो करना है, पर मैं लॉजिक बता रहा हूँ, साइंटिफिक बता रहा हूँ कि ये प्रकार से होना चाहिए। फिर आप जैसे भी बहुत ज्यादा अभ्यास है आपका, तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर लॉजिकली साइंटिफिक ये होना चाहिए। उसके बाद में चलते हैं कि हाँ, अब कौन से कितने साल के बाद में बच्चों ने आसन करना चाहिए, कब तक करना चाहिए? तो यहाँ यूएसए में देखा है कि यहाँ एक बहुत बड़ा फैशन है। बच्चे, माँ बाप यहाँ पे अपने बच्चों को 4 साल का हुआ नहीं कि नहीं हुआ, यहाँ पे बहुत सारे छोटे बच्चों के योग आसन सेंटर्स है, अपने इंडिया में चालू करना चाहिए। ये लोग 4 साल से ही इनको आसन वगैरह सब सिखाना। अब इनको आसन यानी कौन से जो मैंने बताया है वो वाले आसन नहीं रहते, बच्चों के आसन खेलकूद वाले आसन रहते हैं। ठीक है ना, वो उनको सिखाया जाता है ना, पहले से उनको एक आसन के प्रति, है ना, उनको एक आकर्षण निर्माण कर दिया जाता है। आपको पता नहीं है आसन, आप लोग सोच रहे हैं कि योग इंडिया के लिए महत्वपूर्ण नहीं लगता आपको, पर आप जब उसके बाहर निकलेंगे, हिंदुस्तान के बाहर निकलेंगे, जब विदेश में जाएंगे तो आपको सोचेंगे अरे बाप रे, यहाँ सभी चीज योग सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो बोले भाई पहले आप योगा करिए, फिजियोथेरेपी करिए, अगर नहीं अच्छा होगा तो फिर आप दवा लेने के लिए आइए। और दवा भी अपने समान लंबी लिस्ट नहीं रहती, यहाँ बहुत मुश्किल से मिन्नत करने पर 1 या 2 दवा लिख के देते हैं। यानी देखिए, जो सही एलोपैथिक साइंस है वो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, और ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम लोग ने भी ये सीखना चाहिए। तो जब 4 साल की थोड़ी समझ आ जाती है बच्चों को, तो फिर उनको आसन वगैरह, आसन यानी वो उन लोग बहुत सिंपल ऐसी खेल कूद वाले जो रहते हैं आसन वगैरह,
वहां कोई रुकना नहीं है, कुछ ज्यादा बेंडिंग नहीं, कुछ नहीं है, ऐसी आराम वाली। फिर बेस्ट एज इसकी होती है 8, है ना, थोड़ा मैच्योर्ड हो जाते हैं। और अपर लिमिट तो भाई जब तक अपनी सांस चालू है तब तक करते रहो, और क्या, ठीक है। प्राणायाम, अब प्राणायाम देखिए, मैं प्राणायाम को आसन से ज्यादा महत्व इसलिए दे रहा हूं, अगर कोई मुझे पूछता है तो पहले के जमाने के, जब ये साइकोसोमेटिक डिजीज नहीं थी, तब तक आसन का बहुत ज्यादा महत्व था। हम, आप लोग जाते होंगे बहुत बड़े संस्थाओं में, तो आपने देखा होगा कि वहां आसन पे ज्यादा जोर दिया जाता अभी भी, और प्राणायाम थोड़े कम समय कराते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब जमाना बदल गया है। अब हम शारीरिक ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, मानसिक है, तनाव बहुत है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको तनाव है ना। तो हो रहा क्या, साइकोसोमेटिक डिजीज हो रही है। डायबिटीज देखिए आजकल यंग यंग बच्चों को, बच्चे पैदा होते तो डायबिटीज लेके पैदा हो रहे हैं। बीपी देखिए, है ना, अर्थराइटिस देखिए, अस्थमा देखिए, सब नाना प्रकार के जो बीमारियां, इंसोमिनिया देखिए, माइग्रेन देखिए, हेडेक देखिए, सब प्रकार की जितनी बीमारी, सब साइकोसोमेटिक है ना, मन से, हमारा मनोमय शरीर से संबंधित है, जो कि हार्ट चक्र है, जो अनाहत चक्र है, 14 तारीख को लेने वाले हैं, ठीक है। तो उसका कारण है बेस्ट यम नियम का हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम अहिंसा का पालन नहीं कर रहे, किसके प्रति बुरे विचार रख रहे हैं, है ना। तो कहां से फायदा होगा, आपका मन कैसे पवित्र रहेगा। आप कचरा अपने मन में, सामने वाले को पता भी नहीं चलता, पर आप अपना कचरा अंदर ही भरते जा रहे हैं, बहुत गलत है। तो मन पवित्र रखिए। आपने, आपको सब पता होगा कि सदगुरु महाराज जो साउथ के हैं, वो बोलते थे कि रोज सुबह उठती हैं तो अपने शरीर को पिंच कर, अरे मैं जीवित हूं, और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए रोज सुबह उठ के। क्योंकि पता नहीं है, ऐसा बोलते हैं कि अपने दुनिया में ऐसे 10 लाख लोग हैं जो दूसरे दिन का सूर्य नहीं देखते हैं। तो आप लोग खुश नसीब है कि दूसरे दिन का सूर्य मिल रहे हैं, देखने मिल रहा है। तो आनंदित रहिए ना, प्रसन्न रहिए, और ये जिंदगी का मेरा आखिरी दिन है ऐसा समझिए, तो कोई भी आप बुरा काम नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है, पर उस स्टोरीज के पीछे नहीं जाएंगे, है ना। और दूसरा है, मन को श्वासों पर लगाने से मन स्थिर होता है, बहुत बड़ा फायदा है। जितना आप मन के तरफ ध्यान लगाएंगे, है ना, मन से हमारे श्वासों की ओर, प्रेक्षा ध्यान में क्या है, विपश्यना ध्यान में क्या है, पतंजलि ध्यान में क्या है, सब जगह यही है कि आपको श्वासों पे ध्यान लगाना है। जिसने श्वासों को जीत लिया, उनकी इंद्रियां उन्होंने जीत लिया, उनका मन को उन्होंने जीत लिया। क्योंकि जो व्यक्ति श्वासों पर कंटिन्यूस ध्यान लगा सकता है, उसका तो फिर विचलित होने का सवाल ही नहीं। सब उसके गुलाम बन जाएंगे, सब इंद्रियां, सब मन, सब गुलाम बन जाएगा, जो बोलेंगे वो करने लगेगा। और क्या चाहिए हमको फिर। और क्या हम प्राणायाम में सचमुच हम लंबी गहरी सांस लेते हैं? आप मुझे बताओ। जब हम सीखते हैं, कोई सिखाता है, तो हम बहुत लंबी गहरी सांस लेते हैं, पूरा ऑलमोस्ट पूरा लंग्स भर लेते हैं। पर जब घर में प्रैक्टिस करते हैं, क्या आप उतने ईमानदारी से करते हैं? नहीं। आपको हर श्वास जब लेते हैं तो पूरा छाती पूरी भरना चाहिए आखिरी तक, और जब छोड़ते हैं तो पूरी आखिरी तक निकलना चाहिए। तब आपका शुद्धिकरण होगा, जब आपका लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। जैसे आप श्वास लेते हैं, हम लोग, है ना, श्वास लेते हैं तो होता क्या है, अभी अभी श्वास ले रहे हैं तो बहुत कम अमाउंट ऑफ श्वास ले रहे हैं। पर जब प्राणायाम करते हैं, जैसे भस्त्रिका हो गया, यानी लंबी वाली भस्त्रिका, फिर अनुलोम विलोम हो गया, सूर्य भेदन, चंद्र भेदन, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के जो है वो लेते हैं, तो पूरा लेते, तो 5 टाइम्स, ऑलमोस्ट 5 गुना हम ज्यादा हवा अंदर लेते हैं। ओके, इसका मतलब 5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जा रही है वॉल्यूम वाइज। अब जब 5 गुना वॉल्यूम वाइज ऑक्सीजन अंदर चले गई, तो हमारी जो ब्लड सेल्स है, लंग से ब्लड स्ट्रीम में 5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो हमारे ब्लड सेल्स जो है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसकी 5 गुना शक्ति बढ़ जाती है। और वो जब हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर सेल्स के पास जाता है और उसको 5 गुना ऑक्सीजन अंदर भेज रहा है, तो अंदर एक पावर हाउस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां पे पहले 1 गुना ही आती थी सिर्फ ऑक्सीजन, तो वो जितना एनर्जी प्रोड्यूस करता था वो, उससे शरीर चलता था। पर अभी 5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर चले गया, तो आप सोचिए कि वो सेल की ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। जब इतनी ऊर्जा रहेगी तो आप देखिए, हरदम आप बच्चे के समान उछलेंगे, कूदेंगे, इतना हल्कापन आ जाएगा। और फिर
बीमारियां कहाँ रहेगी, बीमारियों के जो कीटाणु वो तो नष्ट हो जाएंगे। 5 गुना एनर्जी के साथ लड़ रहे हैं हमारी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो कहाँ पे रहने वाले, कोई बीमारी नहीं टिक सकती है। इसलिए बोलते कि पूरा दुनिया आजकल बोलने लगी है कि कोई भी बीमारी रहे, कैंसर से लेके कोविड से लेके कोई भी रहे, आप योगा प्राणायाम कीजिए, कैसे नहीं होता है देखिए। क्योंकि योगा प्राणायाम आपका तरबेज हो गया तो आपको ध्यान लगेगा, ठीक है। तो ये सब आपको सीखना है, जैसे स्कूल में हम सीखते हैं, ठीक है, ऐसा आपको यम नियम आसन प्राणायाम सीखना है, तभी आप ध्यान लगा सकेंगे। नहीं तो बहुत बार देखा है कि लोग नए आ जाते हैं ध्यान लगाने के लिए, जैसे ही आंख बंद करते हैं तो पहले तो आंख खोल के कुछ कम ही विचार आते थे, आंख बंद करने के बाद में बहुत ज्यादा और विचार आने लगते हैं। तो इसके लिए आपकी मन की तैयारी नहीं हुई है, आपके आसन प्राणायाम नहीं हुआ है, आपने एक्सरसाइज नहीं किया है कि मन को कैसे संयम करना, कैसे कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। फिर अब सीक्वेंस ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, बहुत सारे हैं। ये मुझे लगता है कि ये जो 8 प्राणायाम जो पैकेज है, जो स्वामी जी हमारे गुरु रामदेव महाराज, रामदेव बाबा महाराज जो कराते हैं, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। क्योंकि शुरुआत में भस्त्रिका कर लीजिए, लंबी वाली, शॉर्ट भी कर सकते हैं, पर लंबी वाली इसलिए मैं बोलूंगा कि हमारा जो मन है, हमारा शरीर है, हमारा सोल है, आत्मा है, ये तीनों एकदम कोइंसिडेंस कोइंसाइड हो जाता है। फिर उसके बाद कपालभाति, जैसे आगे मैं बताऊंगा कि ये शुद्धि क्रिया है, पर इसको प्राणायाम के पहले क्यों लिया गया है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा शास्त्र है कि आपको पहले अपना शरीर की शुद्धि करना बहुत जरूरी है। तो कपालभाति से आपके शरीर की शुद्धि हो जाती है, अर्थात आपका पूरा का पूरा जो पेट है, उसके सब ऑर्गन से महत्वपूर्ण, और हमारे जो लंग्स है वो पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। और उसके बाद में फिर हम जब अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करेंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा। वैसी अग्निसार क्रिया जो है, बाह्य प्राणायाम है, ये भी करना बहुत जरूरी। ऊंचाई आजकल कॉमन कर दिया है, ऑप्शनल में नहीं रखा है, मस्ट में रखा है। क्योंकि आजकल सभी लोग को, स्त्रियों को तो यानी लेडीज लोग को ज्यादा होता है, पुरुषों में भी, क्योंकि टेंशन ज्यादा हो गया है ना, तनाव ज्यादा हो गया, जिसके कारण रात को नींद कंटिन्यूस नहीं होती। नींद कंटिन्यूस नहीं हुई और तनाव है तो समझ जाना आपको थायराइड हो गया है, ठीक है, वो उसकी जननी है ये सब। फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी और उद्गीत। फिर ऑप्शनल में देखिए बहुत सारे हैं इसमें, सूर्य भेदन है, जब बहुत ठंडी रहती है, ठंडी के दिनों में आप सूर्य भेदन कर लो, है ना, गर्मी के दिनों में चंद्र भेदन कर लो, शीतली कर लो, शीतकारी कर लो। ये आपको भूख से बचाती, प्यास से बचाती है ना, मन ये ना आपका शरीर शांत करती है, मन शांत करती है। कर्ण रोगांत, कर्ण की बीमारी दूर हो जाती है, मूर्छा है, प्लावनी है, केवली है, ऐसे अनेक प्रकार के हैं। आगे चलते हैं शुद्धि क्रिया। ये शुद्धि क्रिया बहुत जरूरी है। हम जब जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल में प्रवेश और प्रवीण के एग्जाम दे रहे थे, तो वहां पे नियम बना दिया है, हर हफ्ते वो ये शुद्धि क्रिया करवाते हैं, खास करके नेति और धोती, है ना। बस्ती तो वहां नहीं कराते हैं, पर आप कहीं पे भी जाके नेचुरोपैथी सेंटर में जाके बस्ती करा सकते हैं ना, एनिमा। नौली सबसे पॉसिबल नहीं है, पर कपालभाति और त्राटक तो बहुत इजी, आप ये रोज कर सकते हैं। त्राटक तो पता है ना कि भाई जो दिए की फ्लेम रहती है, कहीं हवा नहीं लगना चाहिए, या आप काला स्पॉट बना दो और 3 फुट दूरी पे बैठ जाओ, दोनों की लाइन सेम हो और एकटक देखते रहो जब तक आंखों में से आंसू निकलते नहीं है ना, जब तक रखो, बाद में फिर उसको बंद कर दो। ऐसा आप करेंगे तो आपका ब्रेन शार्प होगा, मन भी शांत होगा। कपालभाति से तो पूरा आपके लंग्स साफ हो जाते हैं, पूरे पेट के जितने ऑर्गन्स है वो साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ओ या बहुत जरूरी है, ऐसा बोलते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो हमारा जो शरीर जो चलता है ना, वो सब पूरे तरह से हमारे खाने पर चलता है। अब देखिए मैं ज्यादा आहार शास्त्र की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि समय भी कम है, पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, है ना। वो बोलते हैं हमारा जो आहार है वो कभी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज्यादा तेल नहीं होना चाहिए, ज्यादा मसाला नहीं होना चाहिए, न घाई घाई में खाना चाहिए, न धीरे धीरे खाना चाहिए, न हंसते हुए खाना चाहिए, न रोते ग्रहण करना चाहिए। क्या हम पालन करते हैं? चरक संहिता का नहीं पालन करते। हमारी सब्जियों में देखो, बाप रे क्या तरी रहती है, मसाला रहता है। हम जीभ के शौकीन है, पर आपको याद रखिए कि जो जीभ को स्वाद देता है वो पेट का दुश्मन है आपका, ठीक है, ये हरदम याद रखना। और ये आ जाता है धीरे धीरे, जैसे आप आसन प्राणायाम
वगैरह करेंगे ना, यम नियम का पालन करेंगे, तो आपकी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएगी। फिर आपको पता चलेगा अरे बाप रे, ये अगर खाऊंगा तो मेरे पेट को तकलीफ होने वाली। आपको भी पता है, सबने अनुभव लिया है। फिर चरक संहिता का दूसरा देखो क्या है, अन्न अन्न अगर सही तरीके से खाया गया तो अमृत है अथवा विष है। सही बात है, कोई भी चीज का अति होगा तो नुकसान होगा। फिर योग रत्नाकर देखिए शास्त्र में क्या कहा गया है, भोजन के बाद सोने से मोटापा, जो भोजन के बाद सोते हैं उनका मोटापा डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, फिर अगर हम खाना खाने के बाद दौड़ते हैं तो समझो मृत्यु आपके पीछे लग रही है। और दिन में भोजन के पश्चात आपको वज्रासन या वामकुशी करना चाहिए। और जो शाम का समय भोजन लेते, शाम यानी रात का भोजन नहीं बोल रहा मैं, शाम का भोजन सूर्यास्त के पहले किसी भी हालत में हमको खाना है, याद रखिए। ठीक है, आजकल पूरी दुनिया ये 2 टाइम भोजन पे आ गई है। पहले बीच में एक जमाना था कि जो डायबिटीज के थे उनको बोला जाता था आप 4-4 घंटे में कुछ तो खाओ शुगर उगर के लिए, पर जिनको नहीं है वो क्यों ऐसा सब कर रहे हैं। सिर्फ दो समय भोजन करो, देखो तगड़ी भूख लगती है और वो अमृत के समान लगता है फिर जब भोजन करते हैं। ठीक है, कैसे भी रहा, वो नहीं मसाला रहा नहीं तेल रहा, बहुत अच्छा लगता है। तो रात के समय जब आप करते हैं तो फिर आपको शतपावली करना है, यानी 100 कदम धीरे धीरे चल के वापस आना है। ठीक है, अब होता क्या है आजकल आपने देखा होगा कि लोग, एक फैशन बन गई है, बाहर जाते हैं लोग तेज चल रहे हैं, कितनी देर चल रहे हैं, 100 स्टेप्स बोले हैं तो 1000 स्टेप्स घूम के आ रहे हैं, उससे फायदा नहीं होगा। ठीक है, जो शास्त्रों में लिखा है बहुत साइंटिफिक है तो वो करने का। फिर आत्रेय संहिता में देखो भोजन के बाद में कौन से कर्म नहीं करना चाहिए, तो व्यायाम नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, मल युद्ध नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, गाना नहीं चाहिए, और जल 1 घटक के बाद यानी 48 मिनट के बाद में पीना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट महाभारत में देखो क्या कहा गया है, अन्न ये पूर्ण ब्रह्म है, पहला को और ईश्वर को अर्पण करना है ना। और फिर उससे क्या होता है, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ये जो हम अन्न खाते हैं उसको प्रसाद करके ग्रहण करो। ठीक है, कभी उसका अनादर मत करो, कभी झूठन तो छोड़ना नहीं है। अब 2 को और कम खाओगे, 4 को और कम खाओगे तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहोगे, उल्टा ज्यादा खाओगे तो बीमार गिरोगे। उसके आगे देखो विष्णु पुराण में यही लिखा है कि पेट का आप 4 भाग कर दो, आधा भाग भोजन से भरो, 1/4 पानी से और 1/4 हवा के लिए रखो। हम तो हवा के लिए रखते ही नहीं है, पानी के लिए नहीं रखते, तो बहुत गलत है। आप ये सब पालन करेंगे तो होगा ना। फिर गीता देखिए, सात्विक अन्न के बारे में, ताजे फल सब्जियां अन्न, पहले हमारे ऋषि मुनि जो योग वगैरह करते थे सब ताजे फल सब्जियां अन्न है ना, इस पर ही ज्यादा उनका जोर रहता था। रास्ते यानी जब हम कोई पार्टी उठी में जाते हैं ना तो तब का ये सब मसाले युक्त ये वगैरह 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 वगैरह, और कभी चंचलता, कभी दुख में, कभी शौक में, ये इससे हमको चंचलता, दुख और शौक। आप देखिए ना, जब आप पार्टी उठी से आते हैं तो शांत नहीं रहते, आप बेचैन रहते हैं, है ना। और जब घर का सात्विक भोजन करते हो तो आप कैसे शांत रहते हैं। तो ये जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ठीक है, और तामसिक देखिए, जितने भी हमारे फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये सब सब बासा, एक प्रहर भी पलट गया, 4 प्रहर होते हैं 6-6 घंटे के, एक तो वो बासा हो जाता है। अगर आप वो खाते हैं तो फिर आप तामसिक हो गए। तामसिक यानी कुछ करने की इच्छा ना हो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बरोबर समय पे हम लोग ने समाप्त किया है, और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। फिर से एक बार मैं आदरणीय हमारे डॉक्टर बिमल राठी जी, जो हमारे सबका मार्गदर्शक है, और उन्होंने हम लोग को अपॉर्चुनिटी दी है कि सब एक दूसरे से मिले, और हमारी बहन अलका जी, उनको भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि वो उन्होंने अटेंड किया, और हमारे बारे में बहुत अच्छे अच्छे शब्द, उसके लायक तो नहीं है पर उन्होंने जो कहा है। हमारे मित्र आनंद भाई जी जो इतना परिश्रम लेते हैं, मैं तो चाहूंगा कि सब लोग एक बार आनंद भाई जी के लिए जोरदार ताली बजा ही लो। बहुत सुंदर कार्य है, उनको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। कितने सारे कार्यक्रम लेते, एक एक दिन में 2-2 3-3 कार्यक्रम लेते। आप सोचिए क्या एनर्जी है, और वो सब योग से है, निस्वार्थ सेवा से है, वो भी पूरी तरह से निस्वार्थ सेवा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, धन्यवाद की भी अपेक्षा नहीं करते हैं। और हमारा भी, हम दोनों इसलिए मित्र हैं कि हम भी विदेश में भी आते तो एक नया पैसा नहीं, ना हिंदुस्तान में ना विदेश में, कोई गिफ्ट भी देते हैं, भेंट वस्तु भी देते तो हम नहीं लेते। लोभ नहीं चाहिए,
हम यहाँ दान करने आए हैं। हमारी जो सबसे बड़ी परंपरा जो हिंदुस्तान की है, वो विद्या को दान किया जाता, बेचा नहीं जाता। और जब ये यहाँ के लोग सुनते हैं तो हमारी संस्कृति के और बहुत बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं, हमारी संस्कृति को ग्रहण करना चाहते हैं। ठीक है, और हम हमारी इधर देखिए कितना गलत हो रहा है। हम अपने बच्चों को पाश्चात्य संस्कृति की ओर मोड़ना चाहते हैं। मत मोड़िए, ये लोग सब हमारी संस्कृति की ओर आना चाहते हैं। अपने आप को धन्य समझिए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और जहाँ पे योग का आविष्कार हुआ और आज पूरी दुनिया को भारत देश योग दे रहा है। चलिए, सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से योग के पीछे क्या विज्ञान है, इतने सुंदर तरीके से एक एक शब्द को हम सुन रहे थे आपके, इतने सुंदर तरीके से आपने समझाया। सबके निश्चित रूप से हर बात सबके गले उतरी होगी। अब कोई जिज्ञासा समाधान हम 5-7 मिनट का सेशन रखेंगे। किसी की कोई जिज्ञासा समाधान हो, कृपया हैंड राइज ऑप्शन में जाके हैंड राइज कर सकते हैं। हमारे मित्र आदरणीय मुंद्रा जी भी जुड़े हुए हैं नासिक से। वो भी बहुत योग के माहिर है, उन्होंने भी इंटरनेशनल काफी अवार्ड्स लिए हैं और अभी मास्टर डिग्री कर रहे हैं। अलका जी ने हैंड राइज किया है। अपने आप को अनम्यूट कर ले अलका जी। हाँ जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी भरत भाई ने आज जिस तरह कवर किया है। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि 45 मिनट की क्लास में इतना कुछ लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम भी तो सालों से इसमें काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते तो वो इतनी टाइम में हो जाएगी, परंतु पूरे 8 अष्टांग योग को बताना, उसके साथ प्राणायाम का एक्सप्लेनेशन, उसके साथ शुद्धि क्रिया बताना, और नॉट ओनली दैट थिंग, पर उसके साथ में जो हम गलत काम करते हैं, गलत प्रक्रिया चल रही है, उसको कवर करना, इट्स रियली अमेजिंग। मैंने बहुत अच्छे लेक्चर सुनती हूँ, बहुत संस्थाओं से जुड़ी हूँ, और योगा से तो मेरा 30 साल से संबंध है। भरत भाई, रियली आपने मतलब सागर में से गागर बोलूं तो भी बहुत बड़ी बात है। आपने तो सिंधु में से बिंदु, बिंदु में भी आपने पूरा सागर सिंधु बता दिया है। ये बहुत बड़ी कला है और बहुत सुंदर तरीके से बताया। और आपने जैसे बताया स्थिर सुखम आसनम पतंजलि का है, और आप जैसे कहते कि रोक आसन में रुकना सीखो, तो हमने भी जिस संस्था से सीखा था तो एक आसन में 30 मिनट रखती थी, और वो भी सर्वांगासन, जब सीखा था 30 साल पहले की बात है। तो आप जो कह रहे बात सही है, लोगों तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है, और आनंद जी वही काम कर रहे हैं। और डॉक्टर विमल ने अभी जो एक नया अभियान शुरू किया, अच्छा है कि हम सब लोग इससे जुड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, एक दूसरे को जोड़ते रहे। और आनंद जी इतनी मेहनत करते, सही में रोज 6:30 बजे उठने और चालू करना, फिर सबको इन्फॉर्म करना, फिर उसका वीडियो बनाना, फिर सबको भेजना, ये बहुत मेहनत का काम है। इतना लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम जुड़ तो सकते, इतना तो साथ दे सकते। तो रोज खुद जुड़े, सबको जोड़ने की प्रेरणा दे, इसी भाव के साथ भरत भाई को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हूँ। धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम। ब्रिजमोहन मुंद्रा जी जुड़े हुए हमारे साथ, आप कृपया अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ब्रिजमोहन जी हमारे परम मित्र है। भरत भाई, हमारे मामा सभी गद्दे को जानते थे क्या आप भरत भाई? कहाँ के? नागपुर से। नाम क्या बताया स्पोर्ट्स आपने? विशेषज्ञ थे, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा काम करते थे और योगा में भी बहुत काम करते थे। अच्छा, मामा गंधे नाम से जाना जाता था नागपुर में उनको। सुना है नाम उनका। ब्रिजमोहन जी, भारती जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जो सभी भी कुछ अपना वीडियो पूछना ऑन चाहते करें, हैं, अभी प्लीज सभी हमने अपना वीडियो सबका ऑन करें। अनम्यूट ऑप्शन चालू कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। भरत और भाई सभी अपना को स्क्रीन ऑफ कर रिक्वेस्ट दीजिए। करो, ओके। सबको बोलो बोलो अपना वीडियो ऑन करे ताकि हम फोटो ले सके सबकी।
जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रश्न ना पूछे तो आज का लेक्चर कैसा लगा इतना तो बता भी सकते हैं। परीक्षा जैन है और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो वो भी थोड़ा बताए आज कैसा लगा लेक्चर आपको। बहुत बढ़िया लगा। खूप बहुत छान, बढ़िया लगा, खूप छान, बहुत ही मस्त। खूप छान, छान कोण लेक्चर झालं. खूप मी प्रिया दाखे बोलते. खूप छान. बोलते प्रिया दाखे. खूप छान प्रिया कोण बोलते दाखे. मराठीमध्ये? प्रिया दाखे बोलते. प्रिया दाखे हाँ बोलते. प्रिया बहुत वेरी गुड। प्रिया खूप खूप प्रिया छान, नई खूप जुड़ी छान, है और बहुत अच्छा। खूप छान. चंदा जी दुग्गल, गीता जी थोड़ा मेडिटेशन के बारे में कैसा करना वो था। हाँ बहुत देखिए, सुंदर। और चंदा जी अभी दुग्गल परसों इनका सेशन हमने और रखा हुआ है, एक सेशन और है इनका परसों, और उसके बाद 14 तारीख को विशेष प्रोग्राम है। तो ये दोनों प्रोग्राम आपको अटेंड करने हैं। ये शनिवार के दिन रहेगा मेडिटेशन के ऊपर। एक नया प्रकार का हम मेडिटेशन का साइंस बताएंगे, प्रैक्टिस नहीं कराएंगे पर उसका साइंस बताएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है वो। नहीं, मैं रोज करती हूँ, पर जो बोलते हैं ना विचार बहुत आते हैं वैसे ही होता है। नहीं तो बहन जी उसका बस वही मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि हम यम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं ना, हम आसन प्राणायाम नहीं कर रहे हैं जैसा करना चाहिए, जैसे मैंने बताया शास्त्रों में। हाँ, आप ये हाँ, सब हाँ। करिए, आपका मन अपने आप लगेगा, है ना। आप ये अपने आप को शरीर मत समझिए, सबसे पहले अपने आप को आत्मा समझिए, और जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, आप खुद के लिए किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। बस ईश्वर के लिए आप सब कार्य कर रहे हैं, ये सोचिए। अपने आप को शरीर मत समझिए, आपको आत्मा समझिए। ये भाव से आप करेंगे तो तनाव रहेगा नहीं, विचार कम से कम आएंगे और आपका ध्यान लगेगा। ओके ओके। विभा और जी, कितने देर करना चाहिए योग आसन, ऐसा यानी क्या क्या करना चाहिए, उसमें मेन क्या है? अभी मैंने तो आपको बता दिया सीक्वेंस, है ना। हाँ। आपके जो आयुर्वेद डॉक्टर है उनसे पहले आप आपको कोई बीमारी नहीं, उमारी डॉक्टर तो नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। मैं 48 बहुत अच्छी बात, 47 बहुत ईयर्स अच्छी बात, को। बहुत अच्छी बात है। तो कोई योग टीचर जिन्हें अच्छा ज्ञान है, ऐसे योग टीचर के मार्गदर्शन में पहले अपने बॉडी के फिजिक के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से उनसे सीख ले, ठीक है। ओके। क्योंकि मैं जो बताऊंगा जनरल बताऊंगा, पर वो जो बताएंगे वो आपकी पूरी हिस्ट्री देखते हुए आपको बताएंगे, और वो उसके हिसाब से फिर आपको करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट वापरते हैं, टीवी पे देख लेते, यहाँ सुन लेते, वहां सुन लेते। आप ऐसा करेंगे तो कभी नहीं होगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना। आप बहुत खुशनसीब है कि आपको बीमारी नहीं है। तो अभी सही समय है कि आप योग टीचर या योग गुरु या योग संस्था से कहीं जाओ, मार्गदर्शन लो, और बिल्कुल सिस्टमेटिक साइंटिफिक वे में करो। हमारा नंबर दिया गया है इसमें, वो आप हमको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी लोगों को मदद करने की। जैसे मैं नागपुर से ही हूँ, तो नागपुर में ऐसे योग गुरु कौन से है जो अपने? आप जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल में जा सकते हैं, बहुत बहुत अच्छे तरह से सिखाए जाते हैं। भारतीय योग विद्या धाम है, मांडली गुरु जी का वो है। पतंजलि के बहुत सारे सेंटर्स हैं, है ना। तो आप ओके। भी जा सकते हैं, है ना। पर आपको वो देखना है कि भाई जो सिखाने वाले हैं वो और भी बहुत एंड्रॉइड किए हुए हैं, वो काबिल है कि नहीं। सोनल परीख बोल सकती है, सोनल परीख। विभा जी एंड्रॉइड किया हुआ है। अरुणा जी, विभा जी हाँ नमस्ते। आप अपने प्रश्न पूछ आज सकते का हैं। सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। आनंदमल सर, अलका जी का और आपका बहुत अच्छा लगा। आपने जो चक्र बैलेंस के लिए जो आसन बताए वो तो पता ही नहीं था, आज ही पता चला मुझे। सुनकर बहुत अच्छा लगा। और अब तो ऐसा लगता है कि उस हिसाब से फिर आसन करते रहेंगे, क्योंकि चक्र बैलेंसिंग तो बहुत जरूरी है, उसी के ऊपर अपनी तबीयत का आधार रहता है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हो। और 14 तारीख को हम हृदय यानी अनाहत चक्र को, मन को कैसे शांत रखने का, उसके आपको आसन बताएंगे, प्राणायाम बताएंगे, मेडिटेशन बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे। जरूर जरूर अटेंड करेंगे हम, जरूर। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारा समय आज कुछ ज्यादा ही हो गया है, फिर भी बहुत अच्छा सेशन रहा। भरत भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुदूर अमेरिका में बैठे हुए भी आप जो सेवा दे रहे हो
उसकी जितनी भी चर्चा की जाए, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज आपके वहाँ आधी रात हो रही होगी और आज हमें आप मार्गदर्शन दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। हम बहुत भाग्यशाली है सर। एक सुबह उठ के हमें मार्गदर्शन देते हैं जो आनंदमल सर है, आनंद ही आनंद रहता है। जो भरत भाई जी है, इतनी रात होने को हुआ है तो भी वो दे रहे हैं हमें मार्गदर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। अभी और बहुत अच्छा। अभी बहन, बहुत रात बहुत के धन्यवाद। 9:15 बजे हमारे। अरे वाह, हाँ बिल्कुल। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हम बहुत भरत भाई एक बार मिसेस को भी हमारे से परिचय करवा दीजिए भरत तो भाई, अगर हाँ, आपके साथ बैठे। अगली बार, अभी तो नहीं है, अगली बार अच्छा। जैसे भी शनिवार, आपके शनिवार को रहेगा कार्यक्रम पक्का। या तब। तो अभी हमारे दो ओके, कार्यक्रम ओके। लगातार आने वाले हैं, एक परसों शनिवार और दूसरा 14 तारीख रविवार। दोनों प्रोग्राम आपको अटेंड करने हैं। अभी हम समापन की ओर चल रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के हम सब आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब कृतज्ञोस्मि। गुरुदेव के हम सब आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब भरत भाई आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। आपने इतना आपका भी। अमूल्य समय में से समय निकाला हमारे लिए, और हमारे साथ जो दर्शक, जो श्रोता जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज का जो वीडियो बना है, ये आज शाम को हमारे चैनल पे आ जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। और फॉरवर्ड जितना ज्यादा हो सके इसे फॉरवर्ड करें, ताकि जन जन तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और सभी को लाभ मिले। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो जब भी हम हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। ओम अरहम। आज का सेशन हम यही खत्म कर रहे हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।